हेलो एग्रीकल्चरिस्ट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्री डॉक्टर यूट्यूब चैनल पर एएफओ की इंटरव्यू सीरीज चल रही है, जिसमें सबसे पहले हमने एएफओ के सेकेंड टॉपर प्रमोद व्यास सर का इंटरव्यू लिया था, जिन्होंने 77 मार्क्स स्कोर किए थे आउट ऑफ 100 एंड उन्होंने हमारे साथ में अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगेन हमारे साथ में है राहुल सर, जिन्होंने इंटरव्यू में 15 प्लस मार्क्स को स्कोर किया है आउट ऑफ 20। एंड राहुल सर आपको बताएंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिप्स कि आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, आपको मेनली किन किन सब्जेक्ट पर फोकस करना है, आपको लास्ट टाइम में कैसे रिवीजन करना है, एग्जामिनेशन टाइमिंग में आपको किन किन क्वेश्चंस पर प्रेफरेंस देनी है, एग्जामिनेशन टाइमिंग को कैसे मैनेज करना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली राहुल सर यहाँ पर फोकस करेंगे कि आपको आपके इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है एंड आपको आपका इंटरव्यू कैसे देना है। तो इन 7 क्वेश्चंस के साथ में हम अब बात करते हैं राहुल सर से। Welcome to Agri Doctor YouTube channel, sir. I am very excited to take your interview because you have a great communication skill and I want to congratulate you, sir, for getting selection in AFO and RAO also. Thank you, Ruchi. Thank you so much. Sir, firstly I want to say that please introduce yourself. मेरा नाम राहुल विश्वकर्मा है और मैं मध्य प्रदेश के रतलाम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन ग्वालियर के राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय से पूर्ण किया है और मेरा सिलेक्शन IBPS AFO 2022 में पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है और उसके अलावा REO जो मध्य प्रदेश REO रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर होती है उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। ओके सर, कॉन्ग्रेचुलेसन सर फॉर गेटिंग बोथ दिस जॉब। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे मेनली हम AFO के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। सर सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कोई स्टूडेंट AFO की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? जैसे एग्रीकल्चर मतलब AFO का जो एग्ज़ाम होता है वो प्री और मेंस दोनों पे डिपेंड करता है और प्री में आता है बेसिकली इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग और मेंस में एग्रीकल्चर केवल आता है। तो दोनों को एक साथ लेके तैयारी करनी चाहिए। स्टार्टिंग में आपको प्री और मेंस दोनों पे बराबर फोकस करना है जब तक कि प्री का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। उसके बाद आपको प्री का स्किप करके फिर मेंस पे टोटली फोकस करना है। तो बेसिकली मैं तो स्टार्टिंग कर रहे हैं उनको एक सजेशन देना चाहूँगा कि अभी से ना एक पेपर पढ़ने की आदत डालो। अगर आप अखबार पढ़ रहे हो डेली इंग्लिश का कोई सी भी न्यूज़, तो आपका इंग्लिश कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगी और मैंने उसी से अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करी है। और एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारी बुक्स होती है, बेसिक जो नोट्स मिल जाते हैं किसी कोचिंग वगैरह के, या बेसिक बुक जो नेमरा सुंडा, अरुण कात्यान, इन बुक को रीडिंग करो स्टार्टिंग से। यस सर। सर मैं सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि सर आपने इंग्लिश और मैथ दोनों को प्री के लिए कैसे प्रिपेयर किया था? मैथ्स के लिए मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा था, मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली थी। यूट्यूब से जो टॉपिक दिए हुए हैं, टॉपिक जैसे सिलेबस पता चल जाता है कि क्या क्या आ रहा है, उसमें जो टॉपिक यूट्यूब पे सर्च करते हैं उसकी जो क्लासेस मिलती है उसको पढ़ के उसके क्वेश्चंस लगाते रहो। तो मैथ्स जितनी प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स अपना क्लियर हो जाएगा। और इंग्लिश के लिए ग्रामर के लिए भी मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जिससे अपन ग्रामर के बेसिक पढ़ सकते हैं। और जो इंग्लिश है ना उसमें 50% ग्रामेटिकल आता है और 50% जो होता है वो RC से आता है या रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव आता है जिसमें क्लोज टेस्ट वगैरह आते हैं। तो ये सारी चीज़ें पेपर पढ़ने से होगी। पेपर पढ़ो तो कोई भी मतलब ऐसी न्यूज़ जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है उसको पढ़ो। ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि आपको एडिटोरियल ही पढ़ना है या आर्टिकल्स ही पढ़ने हैं। जिस न्यूज़ में इंटरेस्ट आ रहा है उस न्यूज़ को पढ़ो और उसकी वोकैब याद करते चलो, तो इससे इंग्लिश ही पढ़ो। यस सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने एग्रीकल्चर की तैयारी कैसे स्टार्ट की और उसे कंटिन्यूएशन में कैसे बनाए रखा आपने? एग्रीकल्चर के लिए हम लोग 3 फ्रेंड है साथ में, हेमंत परमार, प्रमोद और मैं। और हम 3 मिल के पढ़ते थे। जो भी डाउट होता था आपस में मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल करके उसको सॉल्व कर लेते थे। इसके अलावा हम लोगों ने एक टेलीग्राम पे मतलब टेलीग्राम चैनल था जिस पे 100 क्वेश्चन पर डे की वो प्रैक्टिस कराते थे हमको। टेस्ट सीरीज टाइप ही था लेकिन वो 100 क्वेश्चन डेली देते थे हमको। तो हम डेली अपना टॉपिक पे थे, पता चल जाता उस टॉपिक को पढ़ते थे और शाम को उसके 100 क्वेश्चन लगाते थे पर डे। तो उसके साथ पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन भी लगते जाते थे। तो ये एक तरीका बहुत अच्छा रहेगा कि आप डेली जितना पढ़ रहे हो उसके MCQs भी लगा लो और MCQs में क्या दिक्कत आ रही है उसको भी रिजोल्व करो या उसको एनालिसिस करो। तो उससे अपनी जो दिक्कत जहाँ आ रही है ना, जहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो अपने को पता चलेगा और अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं। यस सर।
सर आपने मेंस में एग्रीकल्चर आता है, जैसा कि आपने बताया कि मेंस में एग्रीकल्चर आता है, तो सर आपने एग्रीकल्चर भी आता है, उसमें एलाइड सेक्टर्स भी आते हैं, तो आपने एलाइड में ज़्यादा फोकस किया था या फिर सिर्फ एग्रीकल्चर पर ही फोकस किया था? नहीं, हमने अलाइड पे भी फोकस किया था, एग्रीकल्चर पे भी किया था और करंट अफेयर पे भी किया था फोकस। ये जो करंट अफेयर वाला पोर्शन होता है ना, इसको लास्ट टाइम में रखना चाहिए। मतलब 1 महीने के, जैसे मेंस आने वाला है उसके Yes, 1 महीने पहले से आप करंट अफेयर और अलाइड सेक्टर पे फोकस करना चालू कर दीजिए। और उससे पहले आप जो जनरल एग्रीकल्चर है, एएफओ में 4 मेजर सब्जेक्ट आते हैं: एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। इन चारों को स्टार्टिंग से रीडिंग में रखना और कंटिन्यूसली इसका रिवीजन करते रहना है। और जो अलाइड सेक्टर है और करंट अफेयर, इसका थोड़ा कम पोर्शन आता है एएफओ में, तो इसलिए इसको लास्ट के टाइम पे जो 1 महीना या 1.5 महीना बचता है, उस टाइम में अपने उसको लेके चलेंगे तो ईजिली कवर हो जाता है। यस सर। सर आप डेली जब से आपने स्टार्टिंग की एएफओ की, प्री एंड मेंस की, तब से आपने अभी तक पर डे कितना आवर दिया है अपनी प्रिपरेशन के लिए? ऐसे आर तो कंटिन्यूसली नहीं है, लेकिन मैं टॉपिक से पढ़ता था कि आज अपने को इतना टॉपिक कंप्लीट करना है, क्योंकि शाम को उसका एमसीक्यू देने हैं फिर, तो उस टॉपिक से हम लोग पढ़ते थे। जब उस टॉपिक को पढ़ने में जितना टाइम लग जाए उतना भी, पर फिर भी अगर एवरेज बताऊं तो 5 से 6 आवर्स पर डे में एग्रीकल्चर को देता था अपने। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि मेंस में मेजर सब्जेक्ट जो होते हैं वो एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री होते हैं, तो सर आप इनकी कोई बुक सजेस्ट करना चाहेंगे या फिर आप एक वे बताना चाहेंगे कि कैसे इनको पढ़ना चाहिए, किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए मेनली इनमें? हाँ बिल्कुल, इसके लिए अपन शुरू जो नेमरा सुंडा है ना, इससे पढ़ना चालू कर सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट नेमरा सुंडा से करो और अरुण कात्यान से करो। इसके बाद Yes. बहुत सारी कोचिंग है जिनके नोट्स मिल जाते हैं समराइज फॉर्म में। उस नोट्स से अपना एक नोट्स बनाओ। मैं हमेशा अपना एक नोट्स बना के पढ़ता था किसी भी कोचिंग से, मतलब जितनी बुक्स मिली, जैसे सुंडा हुआ, अरुण कात्यान में क्या दिया है, किसी कोचिंग के नोट्स में क्या दिया है, कुछ और बुक मिल रही है, कोई मैगजीन में कोई न्यूज़ आई है तो वो कहाँ मिल रहा है, तो इस जगह इस सारी चीज़ों को मैं एक समराइज नोट्स अपना खुद का बनाता था और उसमें लिख लेता था। तो मेरे को बाद में जब मेरे को पढ़ना होता था या उसका रिवीजन करना होता था, तो मुझे किसी बुक को मतलब फिर से खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी या किसी को भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सारे नोट्स को मैं एक नोट्स बना लेता था अपना खुद का। तो अपन सुंडा, अरुण कात्यान, इसका एक समराइज नोट्स बनाओ अपना खुद का, जिससे कि अब बाद में अपन को एक बार तो पढ़ना नहीं होता, बार बार रिवीजन करना होता है उस चीज़ का। Yes. तो उसको पढ़ने में इजी हो जाता है और सारा कंटेंट एक ही जगह मिल जाता है, तो ढूंढना नहीं पड़ता। यस सर। सर तो आप जब नोट्स बनाते थे तो आप पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाना प्रेफर करते थे या माइंड मैप लाइक नोट्स बनाए जाते हैं जिसमें हम अगर हमें कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो हम उसे ऐड भी कर सकते हैं? हाँ, मैं ऐसे नोट्स बनाता था, जैसे कि 1 लाइनर नोट्स बनाता था मैं, कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके मैं उस एक लाइन में डाल सकूँ। जैसे अगर एक पेरा लिखा है तो मैं उस पेरा को कोशिश करता था कि मैं एक ही लाइन में ख़त्म कर दूँ। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है या कोई डेटा है या कोई एक स्पेशल वर्ड है जो आ रहा है बार बार, या कोई एक डेफिनेशन है जिसमें एक की पॉइंट जिसको अपन कहते हैं, किसी डेफिनेशन में पढ़ा, तो की पॉइंट्स बस नोट करो, जिससे क्या होता है अपने को एक आइडिया लग जाता है। अपन ने पढ़ा हुआ तो यही सही, अपन नोट्स बनाने से ही मिल जाता है कि हाँ क्या था उसमें, तो उसका आइडिया मिल जाता है, तो रिवीजन में इजीली हो जाता है। और जितना शॉर्ट रहेगा, जितना कम रहेगा ना, उतना पढ़ने में भी मन लगेगा और उसका रिवीजन भी टाइम जल्दी हो पाएगा। यस सर। सर आप ग्रुप डिस्कशन प्रेफर करते थे? हाँ, ग्रुप डिस्कशन में हम लोग जैसे हम लोग एक जगह तो नहीं रहते थे, सब अलग अलग थे, तो हम कॉन्फ्रेंस कॉल पे ग्रुप डिस्कशन करते थे तीनों फ्रेंड आपस में, और जो डाउट्स भी होते थे किसी को तो आपस में रिजॉल्व कर लेते थे एक दूसरे से बात करके। यस सर। सर आपने मॉक टेस्ट तो पहले ही बता दिया कि आप मॉक टेस्ट लेते थे, पर सर आप बताना चाहेंगे स्पेसिफिकली कि आप किसका मॉक टेस्ट प्रेफर करते थे और आप मतलब हर टाइम कितना मॉक टेस्ट देते थे? लास्ट टाइम में आपने मॉक टेस्ट ही दिया है या फिर अपना रिवीजन किया है? मॉक टेस्ट मैंने स्टार्टिंग कर दिया था जब प्री और मतलब प्री का 1 महीना बचा था, मतलब मेंस के 2 महीने पहले से मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्टिंग कर दिया था। और उसमें एक 3 दिन में एक टेस्ट या फिर एक दिन छोड़ के एक टेस्ट देता था मैं स्टार्टिंग में। और जैसे ही प्री निकला, उसके बाद जब प्री का रिजल्ट आया, उसके बाद से मैंने पर डे 2 टेस्ट देना चालू कर दिए थे मॉक टेस्ट। इसमें बहुत सारी कोचिंग है, जैसे एग्री कोचिंग चंडीगढ़, एग्री मेंटर, गुरुकुल, इन कोचिंगों के नोट्स, इनके टेस्ट सीरीज़ मेरे पास थी, तो इनकी मैंने टेस्ट सीरीज़ दी थी लास्ट टाइम में 1 महीने के लिए बस। ओके सर। सर मेनली यहाँ पे हम फोकस करना चाहेंगे इंटरव्यू में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का क्या होता है, प्री निकल जाता है, वो मेंस भी निकाल लेते हैं, लेकिन वो इंटरव्यू पर आकर रुक जाते हैं। तो आप कुछ ऐसे टिप्स देना चाहेंगे कि आपको आपका इंटरव्यू ऐसे देना है या फिर इंटरव्यू में ये नहीं करना है, या और आपसे इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे या फिर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो कि आपको आइडिया हो?
इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले अपन अपने आप को एक इंटरव्यू दो, जैसे कि शीशा रख लो अपने सामने, और जो यस सर। तुम कहना चाहते हो या अपना खुद का जो इंट्रो तुमने तैयार किया है वो इंट्रो खुद को ही सुनाओ एक बार, और जो करेक्शन होती है यस अपने सर। आप को समझ में आ जाती है। इसके अलावा हम लोगों ने जब तैयारी की थी तो हम 6-7 जने थे जिनका मेंस निकला था, तो हम लोग सारे यस सर। एक जगह रूम में इकट्ठे हो जाते थे, 5 जने बैठ के एक का इंटरव्यू लेते थे। उसके जो डाउट्स होते थे उसको बताते थे कि यहाँ गलती कर रहे हो तुम, यहाँ गलती कर रहे हो तुम, यहाँ गलती कर रहे हो। जितना हो सके लास्ट टाइम में मॉक इंटरव्यूज़ दो, और मॉक इंटरव्यू ऐसे नहीं कि ऑनलाइन दे रहे हो, किसी को फ़ोन पे दे रहे हो, उसमें नहीं आता है। जो ये होता है ना लाइव, जो तुम जाके दे यस रहे हो सर। किसी यस को, सर। उसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक तो ये कर सकते हैं अपन कि एक खुद को इंटरव्यू दे लो शीशा रख के, और एक खुद यस के सर। जो फ्रेंड्स है, बहुत सारे फ्रेंड्स मिल जाते हैं आसपास, उनको बिठाओ ज़बरदस्ती और बोलो कि तुम हमारा इंटरव्यू लो। फिर वो इंटरव्यू दो, यस सर। 20-25 मिनट का इंटरव्यू दो पर डे, उससे भी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाती है। और यस सर। वहाँ पे नहीं करने की बात ये रहती, तो एक तो जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना चाहिए अपने को, मतलब यस सर। अगर उन्होंने एक पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछा है तो पॉइंट टू पॉइंट जवाब दो। तुम अगर ब्रॉड कर रहे हो तो भी वो बोर हो जाते हैं वहाँ पे, और एक हंसना नहीं है उनके किसी बात पर, और एक यस घबराना सर। नहीं होता। बाकी जो क्वेश्चन पूछते जाएँ उसका पॉइंट टू पॉइंट जवाब दो, इंटरव्यू हो जाता है। यस सर। सर आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, सम ऑफ क्वेश्चन आप बताएंगे यहाँ पर? हाँ, मैं जैसे एंट्री मेरी हुई थी उसके बाद में उन्होंने मेरा पूछा था कि आप एक मेरे जैसे विश्वकर्मा सरनेम लगता है, तो उन्होंने पहले पूछा कि यू आर बिलोंग टू अ फर्नीचर इंडस्ट्री, तो मैंने कहा नो सर, मैं यस सर। फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो फिर उन्होंने एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पूछे थे, कंपेनियन क्रॉप की डेफिनेशन क्या होती है। फिर उन्होंने यस। पूछा था कि आपके घर में कौन कौन सी क्रॉप लगती है, तो मैंने मेज़, सोयाबीन, गेहूँ और अपना चना, ये बताए थे चारों क्रॉप। तो फिर उन्होंने मेज़ को पकड़ लिया था, और मेज़ पे मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस उठे थे, जैसे ओरिजिन हो गया, मेल प्लांट को, मेल फ्लावर को क्या कहते हैं, फीमेल फ्लावर को क्या कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन ही क्यों होता है, प्रोटोएंड्रस क्या होती है। जैसा अपन जवाब देते हैं ना, उससे अगला क्वेश्चन उठता चला जाता है। इंटरव्यू किस वे में जाना है ये तुम पे डिपेंड करता है, तुम जो जवाब दोगे उस पर ही अगला क्वेश्चन उठ के आता है। यस सर। सर मैं और भी ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आपसे कि जैसे अगर कोई क्वेश्चंस का आंसर हमें नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे एक होता है कि अगर हमें थोड़ा लगभग में कुछ अप्रॉक्सीमेट हमें पता होता है कि हाँ इसका आंसर ये होता है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? या फिर हमें उस क्वेश्चंस का आंसर दे देना चाहिए, या फिर वो क्वेश्चंस को ही एलिमिनेट कर देना चाहिए? अगर अपन फाइनल एग्जाम में बैठे हैं, जब मेंस एग्जाम दे रहे हैं और उसमें 5 Yes, ऑप्शन sir. आते हैं, तो मैं एक Yes, मेथड sir. यूज़ करता था, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। इसमें यस सर। ये तो पता नहीं है कि आंसर क्या है, लेकिन ये पता है कि ये आंसर नहीं है डेफिनेटली, तो उस वाले ऑप्शन को सबसे पहले रिमूव करो कि ये तो हो ही नहीं सकता। फिर एक और, ये भी Yes, नहीं हो sir. सकता, ये भी नहीं हो सकता। अगर आप 3 ऑप्शन को रिमूव कर देते हो और 2 में डाउट बचता है, तो फिर आप रिस्क ले Yes, sir. सकते हो, क्योंकि वहाँ 50% चांस होते हैं सही होने के क्वेश्चन। तो ऑप्शन एलिमिनेशन Yes. मेथड यूज़ करके आप, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, थोड़ा डाउट आ रहा है, तो आप दो ऑप्शन में रिस्क ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। यस सर। सर इंटरव्यू में भी ऐसा ही होता है कि जब आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछा गया है, तो आपको लगता है कि थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है, मैं बता देता हूँ इस बारे में, तो आप उसमें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि बताना चाहिए या फिर सॉरी बोल देना चाहिए वहाँ पर? ऐसा क्वेश्चन मेरे साथ भी आया था। एक क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि Yes, sir. बोरोवर और बेनिफिशरीज में क्या डिफरेंस होता है, तो मेरे को Yes, थोड़ा sir. सा पता था, लेकिन मैंने फिर सर को बोला कि सर मैं इस अपन पहले से ही उनको अपनी जो पॉइंट है वो रख दो कि सर मैं इस पे श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं इस पे गेस कर सकता हूँ। तो फिर वो बोलते हैं हाँ Yes, बताइए कुछ, वो खुद ही बोल देते हैं कि हाँ बताइए कुछ। अपन ने अगर Yes, पहले से sir. अपना डिफेंड कर लिया ना कि हाँ सर मैं थोड़ा सा गेस कर रहा हूँ, तो अगर अपन गलत भी बोलते हैं तो उसका इम्पेक्ट नहीं पड़ता फिर ज़्यादा नुकसानदायक। तो मैंने ऐसा ही बोला Yes, था sir. कि सर मैं इस पे श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं इस गेस कर सकता हूँ। तो फिर सर ने बोला जितना आता है उतना बताइए। फिर मैंने डेफिनेशन दी थी, तो बोरोवर की तो सही थी, लेकिन बेनिफिशरीज की गलत हो गई थी। फिर सर ने मेरे को करेक्ट किया था, और मेरे इंटरव्यू में उसका कोई नुकसान नहीं हुआ मुझे। यस सर। सर आपके कितने मार्क्स आए थे इंटरव्यू में? मेरे इंटरव्यू में 15.15 नंबर आए थे, 15.15। दैट्स ग्रेट सर। सर लास्ट टाइम में जो आप सिलेबस होता है, अब बहुत ही सारा सिलेबस हो जाता है, उसको रिवाइज करना बहुत ही टफ हो जाता है, मतलब कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे रिवाइज करना है, तो सर आप इस टॉपिक पे कुछ टिप्स देना चाहेंगे अपनी?
जैसे अपन स्टार्टिंग में तैयारी करते हैं ना, उसी टाइम से यस जो बता रहा हूँ की पॉइंट्स वाला जो शॉर्ट नोट्स बनाने वाले जो तरीका होता है, अगर आप यस शॉर्ट सर नोट्स स्टार्टिंग से ही बना रहे हो ना, तो लास्ट में जाते जाते वो रिवीजन करने की ऐसी आदत हो जाती है, उठाया 15 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे में एक पूरा सिलेबस जो मतलब मेजर सब्जेक्ट होता है जैसे एग्रोनॉमी का है, 1 घंटे या 1.5 घंटे में इसका पूरा रिवीजन हो जाता है। तो अगर ऐसे की यस पॉइंट सर स्टार्टिंग से बनाते चलोगे ना, तो लास्ट में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। यस सर। सर एग्ज़ाम टाइम में जैसे इंग्लिश प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है स्टूडेंट को इंग्लिश में जाती है, मेनली टाइम मैनेजमेंट करने में। तो सर आप वहाँ के लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जैसे इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग तीनों के लिए बताता हूँ मैं, प्री के एग्ज़ाम के लिए। यस एक सर अगर अपने को कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, अपन ने मतलब खूब से खूब 30 सेकंड किसी क्वेश्चन को दे दिए, अगर एक यस सर प्री का निकालने का एक मेजर वो होता है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। तुम कौन सा क्वेश्चन यस अटेम्प्ट कर सर रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सारे नंबर लाना जरूरी नहीं होता प्री में, क्योंकि प्री केवल क्वालिफाई होता है। तो अपन को यस सर सिलेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जैसे देखना है कि किसी की आरसी में अच्छी पावर है, अच्छी बनती है आरसी उसको, तो वो जाते से सीधा यस आरसी पे मतलब अपना वो फोकस करता है और आरसी पढ़ता है। 5 मिनट में आरसी पढ़ के उसके क्वेश्चंस लगाओ। अगर आपने 4 या 5 क्वेश्चन भी लगा लिए 5 मिनट में, तो तुम्हें एक यस अलग ही सर कॉन्फिडेंस आएगा। तो स्टार्टिंग में जो तुम्हारा मेजर है या फिर जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, किसी के मतलब आरसी अच्छा होता है, किसी का क्लोज टेस्ट अच्छा होता है, किसी का वर्ड शेप अच्छा होता है, किसी का पेरा जंबल अच्छा होता है, किसी का मैच द कॉलम अच्छा होता है। तो जो फोकस जो अच्छा होता है उस टॉपिक को पहले करो, उसके बाद धीरे 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 जो बनता जाता है वो बनाते जाओ। तो ओके सर एग्ज़ाम टाइम में सबसे अच्छा करने का यही टाइम होता है कि आपका कॉन्फिडेंस ऊपर रहना चाहिए कि हाँ मेरे को बन रहा है पेपर। और ये कई मैथ्स में भी होता है, जैसे मैथ्स में मेरा सिंप्लीफिकेशन अच्छा होता है, मैंने सबसे पहले जाके सिंप्लीफिकेशन को किया, 5 मिनट में मेरे कम से कम 7-8 क्वेश्चन हो गए थे सिंप्लीफिकेशन के और इसके अपने क्वाड्रिक इक्वेशन के। तो उससे एक अलग ही कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ अब पेपर बन जाएगा मुझसे। ओके सर, मतलब आप ये कहना चाहते हैं ओवरऑल कि आपका हार्ड वर्क तो काम आता ही हाँ आता है, लेकिन आप कितना स्मार्ट वर्क करते हैं ड्यूरिंग आपकी होल प्रिपरेशन बिल्कुल में, एंड आप एग्जामिनेशन टाइम में अपना कितना स्मार्ट वर्क कर पाते हैं, ये आपका सिलेक्शन पर डिपेंड करता बिल्कुल है। बिल्कुल यही बात। यस सर। सर मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे हम प्रिपरेशन करते हैं तो ये 1 मंथ या 2 मंथ का नहीं होता है, ये काफ़ी लॉन्ग जर्नी होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं वो स्टार्टिंग से ही एफओ की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस टाइम में जो आपकी होल प्रिपरेशन है, जहाँ से आपने स्टार्ट किया और जहाँ तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप उस टाइम पर अपने आप को मोटिवेट कैसे रख सकते हैं कि नहीं मुझे यही करना है? क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस है एग्रीकल्चर में कि आप एमएससी एंट्रेंस भी दे सकते हैं, आप आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास में होती हैं, तो आप सिर्फ एक ही चीज़ में स्टिक रह सकें, उसके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? जैसे कि अपने कोई ना कोई कांटेक्ट में होता है जो पहले से एएफओ बन चुका होता है, आप एक बार यस उससे सर। बात करके जो उसको फैसिलिटी मिलने वाली होती है कि उसको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं इस जॉब के साथ साथ में, एक्स्ट्रा क्या क्या मिलता है, वो एक चीज़ बहुत बड़ी चीज़ होती है जो मोटिवेट करती थी मुझे। मेरे सीनियर्स हैं जो लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ था उनका, मैं भी लास्ट ईयर इंटरव्यू तक गया था, फाइनल में 1.2 से बाहर हो गया था। तो यस जब सर। मैं वहाँ से आया था तो मुझे काफ़ी बुरा लगा था यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब वो लोग सिलेक्शन हुए, उनको जॉब मिली, जब उनकी सैलरी 60,000 70,000 पर मंथ आती थी, उसके बाद जो अलाउंसेस मिलते थे साथ के साथ में, जो सुन के ऐसा लगता था कि यार हमको भी मिलना चाहिए। तो वो एक चीज़ है जिसने मेरे को काफ़ी मोटिवेट किया स्टार्टिंग से। बाकी फ्रेंड सर्कल, जब भी कुछ डिमोटिवेशन आता था तो फ्रेंड से बात कर लो, जब हम ग्रुप सर्कल में कॉन्फ्रेंस कॉल कर लेते थे तो इससे एक मोटिवेशन, एक एनर्जी मिलती थी। तो इसने काफ़ी सपोर्ट किया मेरे को आखिरी तक तैयारी करते, कंटिन्यूसली तैयारी करने के लिए। और अगर किसी को ऐसे मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो वो एक बार जो एएफओ है उससे बात करे और उसको पूछे कि क्या क्या मुझे सैलरी, उसके साथ क्या क्या अलाउंसेस मिल रहे, क्या क्या बेनिफिट है इस चीज़ के, और सिलेक्शन होने के बाद जो लोगों का नज़रिया कितना चेंज हुआ, वो सब चीज़ें जैसे उसको पता चलेगी ना, एक अलग ही मोटिवेशन आता है उस चीज़ से। और इसी तरीके से मुझे भी मोटिवेशन मिला था। यस सर। सर आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि जैसे आपका एडमिशन हो जाता है, आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं, उसके बाद में आपको किस ईयर से या किस सेमेस्टर से अपने एएफओ का प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए? जैसे कि एएफओ का एग्ज़ाम जो होता है हर साल दिसंबर में प्री होता है, जनवरी में मेंस होता है। तो यस आप सर। जुलाई जो टाइम है, आपका एमएससी कब स्टार्ट हुआ कब ख़त्म हुआ उससे मैटर नहीं करता। आप जुलाई अगस्त में आप प्रिपरेशन मेरे हिसाब से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए आपको। जुलाई से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते अभी एएफओ के बारे में तो आप जून जुलाई से स्टार्ट कर सकते हैं प्री की तैयारी। आप सिलेबस इकट्ठा कीजिए, उसके बाद से चालू कर दीजिए प्री और मेंस एक साथ कंटिन्यूसली, जब तक कि प्री एग्ज़ाम नहीं हो जाता।
अगर आप लास्ट ईयर दे चुके हो या आपको पता है कि क्या क्या पेपर आता है, सब कुछ है, तो आप लास्ट 2 महीनों में प्री की तैयारी कर सकते हो, बाकी टाइम आप मेंस को फोकस कीजिए। यस सर। सर मैं लास्ट क्वेश्चन से आपसे पूछना चाहूँगी कि सर जैसे आप पूरा यूजी करते हैं, आप इवन कई लोगों का सिलेक्शन जो होता है यूजी में नहीं होता, देन वो पीजी में अटेंड करते हैं, तो बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते हैं जो कि हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो सर आप उसमें क्या अपना पॉइंट देना चाहेंगे कि आप अपने आप को मेंटली बैलेंस कैसे रखें? क्योंकि आई थिंक कि अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका जितना माइंड ऑफ पीस है, आपके सक्सेस के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, मैं मतलब मेंटली जो प्रेशर आता है ना, वो मैंने खुद ने हैंडल किया है, मैंने खुद ने यस सहा सर। है उसको। तो ऐसा रहता है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते, आप सर्कल जो अपने आसपास का जो सराउंडिंग, जो फ्रेंड्स है, रूममेट है, वो ऐसे बंदे के साथ रहो जो पॉजिटिव एनर्जी आपको दे, कि नहीं कि आपको डिमोटिवेट करे या आपको ऐसा बताए यार नहीं होगा। एक ऐसे बंदे के साथ रहो, क्योंकि जो रूममेट होता है, जो फ्रेंड सर्कल होते हैं, वो आपको यस डिमोटिवेट सर। भी कर सकते हैं, आपको मोटिवेट भी कर सकते हैं। तो आप एक ऐसा यस सर्कल सर। बनाओ जो या तो प्रिपरेशन कर रहा है, सारे प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर यस सर। ऐसे लोगों के साथ रहो जो चाहते हैं कि हाँ मोटिवेशन मिले उनसे, या पॉजिटिव एनर्जी, या किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मेंटली हेल्थ यस के लिए मैं बताऊंगा कि आप उसको ओवर थिंक में मत लो कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सोचो कि हो गया तो क्या होगा, यस है सर। ना। अगर ये दैट अ पॉइंट। हाँ, यही पॉइंट अगर अपने दिमाग में रहेगा कि नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो वो एक प्रेशर डालेगा। लेकिन अगर हो गया तो क्या क्या मिलेगा, वो अगर सोचेंगे तो वो चीज़ मोटिवेट करेगी। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि यही सोचो कि यार हो जाने के बाद कितना अच्छा लगता है, क्या क्या चीज़ें मिलती है, आगे लाइफ बन जाती है। तो वो पॉइंट तुम्हें यस मोटिवेट करेगा। सर। आप यूजी की तैयारी भी, आपने बताया आपका यूजी भी चला है, इसके साथ साथ आपने अपनी प्रिपरेशन भी की है, तो सर आपने फिर मैनेज कैसे किया कि आप अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर रहे हैं, आप एएफओ की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं? मैंने इसकी ग्रेजुएशन के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी। मेरा ग्रेजुएशन जब कंप्लीट हो गया था, उसके बाद कोविड लग गया था, और ओके मैंने ओके जुलाई में स्टार्ट की थी। लास्ट जब मेरा यूजी कंप्लीट होने के बाद पीडीसी आ गई थी, जुलाई अगस्त यस में सर। जाके मैंने फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एएफओ की। उसके साथ ही मैंने एमपी इंट्रेंस दिया था, लास्ट ईयर की बता रहा हूँ, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ यस था सर। फाइनल में। देन यस सर। उसके बाद फिर सेकेंड ईयर जो एमएससी का फाइनल ईयर चल रहा था, उसके साथ फिर मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया, और पंजाब नेशनल बैंक। यस सर। सर लेकिन अभी आपने तो ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया, लेकिन जो लोग ग्रेजुएशन के साथ ही स्टार्ट कर देते, कई लोगों का ये होता है कि हमें जस्ट निकलना है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है और जॉब चाहिए, तो आप उनके लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको एएफओ में जाना है, आपका मेन पर्पस एएफओ ही है, तो फिर आपको क्या अपना कट कर देना चाहिए, जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, मार्क्स होते हैं, उन्हें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ उससे करके आपके एएफओ की प्रिपरेशन पे ध्यान देना चाहिए, या फिर आपको आपकी डिग्री भी उतनी ही मेंटेन रखनी चाहिए? अपन लोग जब भी इसमें अपन 4th ईयर की जो यूजी कंप्लीट करते हैं, उसमें एक फाइनल ईयर होता है जो रावे और ईएलपी में चला जाता है, जिसमें यस अपने सर। कोई भी थ्योरी एग्जाम नहीं होती। तो मैं अगर जो यस तैयारी सर। करना चाह रहे हैं स्टार्टिंग में भी यूजी में ही है, उनको यही सजेशन दूंगा कि अपना जैसे 3rd ईयर कंप्लीट होता है, जैसा थ्योरी वर्क जैसे ही कंप्लीट होता है, जैसे ही 4th ईयर यस चालू सर। होता है, रावे के साथ इतना पढ़ने का काम नहीं होता, तो उसमें टाइम काफ़ी मिलता है, तो आप उसमें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और एएफओ की प्रिपरेशन करने के लिए 1 साल मेरे हिसाब से सफिशिएंट होता है। तो आप अगर आपके ओके। रावे जस्से से स्टार्ट होता है, जो नए बंदे जो यूजी में ही अभी लेकिन तैयारी करना चाहते हैं, आप तो अपने रावे के साथ ये सोचिए कि एमबीबीएस की प्रिपरेशन तैयार हो गई है। तो जैसे आप यूजी में से तैयारी स्टार्ट कर देंगे, तो आपको आगे आने वाली दिक्कत नहीं होगी, इजीली आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यस सर। मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, तो आपका जो अंडर ग्रेजुएट का जो भी मार्क्स होते हैं ओवरऑल, वो कुछ इफेक्ट डालते हैं, या फिर वहाँ पर आपका जो नॉलेज है, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, वो ज़्यादा मैटर करती है? यूजी का कोई बेनिफिट नहीं मिलता उसमें आपके, यहाँ तक कि अगर आप पीजी भी लगा रहे हो ना, अगर एक यूजी का बंदा बैठ रहा है और एक पीजी वाला बैठ रहा है, दोनों को सेम बेनिफिट मिलता है। इंटरव्यू में जितना भी होता है वो आपका नॉलेज का, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का और आपके बिहेवियर पे नंबर मिलते हैं, जो भी है। और एक लोगों की मेंटलिटी होती है कि जिसका ड्यूरेशन लंबा चलता है उसको अच्छे नंबर मिलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। मेरा Yes, इंटरव्यू sir. केवल 5 से 6 मिनट चला था। काफ़ी Yes, लोग sir. थे मेरे साथ में जिनका 15-15 मिनट भी चला था, लेकिन इतना जो मार्क्स में जो वेरिएशन था ना, वो नहीं आया, और मेरे जो मार्क्स थे वो काफ़ी अच्छे आए थे मेरे हिसाब से। यस सर, बिल्कुल सर। सर तो हिंदी और इंग्लिश इसमें भी लेके कुछ होता है क्या आपकी पार्शलिटी, कि हाँ नहीं, नहीं, हिंदी नहीं, में जो बिल्कुल नहीं। कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं? नहीं नहीं, इसका कुछ नहीं होता। मैंने हिंदी में इंटरव्यू दिया था, और आप वो खुद इस बार तो ऐसा चल रहा था कि जो इंग्लिश में बोल रहे थे उनको भी उन्होंने बोला था कि आप हिंदी में ही इंटरव्यू दीजिए, तो सारे इंटरव्यू लगभग हिंदी में ही हुए थे। ओके सर।
थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूबल Welcome. इन्फॉर्मेशन। आई जस्ट होप सर कि ये हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट क्वेश्चंस थे जो कि एज अ स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको कैसे प्रिपरेशन करनी है उस पर सारे बेस्ड थे। आई जस्ट होप सर कि आपकी जर्नी AFO की बहुत अच्छी हो और आप Thank हमें you so हमेशा ऐसे ही मोटिवेट करते रहें और वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन देते रहें। बिल्कुल, थैंक यू थैंक सो यू मच। सर।